हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम, मतलब यानी लाइफ प्रोसेस। अब सोचिए जरा, लाइफ प्रोसेस कहने का अर्थ है इसका उन सभी क्रियाओं से जिसके वजह से कोई सजीव जिंदा रह पाता है। अर्थात हम सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे जीवन या किसी भी सजीव की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह सेल होता है। सेल जीवन का आधार होता है और सभी जीव सेल अर्थात कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सेल मिलकर यानी कि बहुत सारे सेल मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है और कई उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करता है। प्रत्येक अंग जीवों के लिए विशेष कार्य करते रहते हैं। कुल मिलाकर सजीव का शरीर एक सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर कार्य करती रहती है एवं एक जीव का जीवित रहना या कहे कि उस जीव को यह जीवित रखता है। समय, वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह सजीव की जो शारीरिक संरचना है वह विघटित होती रहती है, जिसके मरम्मत तथा मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर कहें कि जीवों में कई प्रक्रम होते हैं जो शारीरिक संरचना का मेंटेनेंस करते हैं। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से शारीरिक संरचना का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाता है। या सीधे शब्दों में कह दें कि सजीवों में होने वाले वे प्रक्रम जिसके वजह से कोई सजीव जिंदा रहता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब कोई भी सजीव है तो उसके शरीर में होने वाले बहुत सारे क्रियाएं होती है। जैसे कोई सजीव जिंदा है तो जिंदा कैसे रह सकता है? जब उसको ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा। और ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होगा? तो जब वह भोजन करेगा। अर्थात सजीव के शरीर में होने वाले जितने भी ये क्रियाएं हैं उन सबों को सम्मिलित रूप से कह सकते हैं जैव प्रक्रम। तो इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत जो आता है जिसके वजह से कोई सजीव जिंदा रह पाता है उनमें शामिल होता है, अर्थात सजीवों को पोषण करना पड़ता है। सजीवों को सांस अर्थात श्वसन की क्रिया करनी पड़ती है और सजीव के आंतरिक भागों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन होता रहता है ताकि सजीव के शरीर में और शरीर के प्रत्येक जगह जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंच सके। और अन्य कार्यों में उत्सर्जन का होना भी जरूरी है, जनन का होना भी जरूरी है ताकि कोई भी सजीव अपने संतति अपने जाति को इस संसार में बनाए रख सके और वे प्रकृति या अन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करे, अनुरक्षण और रखरखाव का क्रिया करता रहता है। तो सजीवों के अंदर जो ये सारी प्रक्रियाएं होती है उन सबों को मिलाकर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। अर्थात सजीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर
वो खुद को जिंदा रख सके, उन सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। चूँकि ये रासायनिक अभिक्रियाएं सजीव के शरीर में होता है, इसलिए इसको सम्मिलित रूप से हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय सजीव के शरीरों में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचयी क्रिया, जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और एक होता है उपचयी क्रिया, जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये दोनों मिलकर के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म की क्रिया को संपन्न कराता है। तो अपचयी का अर्थ क्या होता है? तो अपचयी का अर्थ होता है यह एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें सजीव के शरीर के अंदर बड़े अणु टूट टूट करके छोटे अणु में बट जाते हैं। जैसे पाचन, हम यदि भोजन करते हैं तो भोजन के रूप में बहुत बड़े बड़े अणु वाले पदार्थों को ग्रहण करते हैं, और जब उस भोजन का पाचन होता है तो वह छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। अर्थात जैसे हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक उसी तरह इसका उल्टा होता है उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया क्या होता है? तो इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करता है, अर्थात छोटे अणुओं से बड़े अणु बनते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे अणु शामिल होते हैं और एक बहुत बड़े अणु वाले यौगिकों का अर्थात पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे वसा, प्रोटीन का संश्लेषण, यह कह सकते हैं कि हम एनाबॉलिज्म अर्थात उपचयी क्रिया में शामिल है। अब कोई भी जीव जिंदा रहेगा, कोई भी जीव जिंदा है तो जिंदा कैसे रहेगा? हर समय उसे जिंदा रहना है तो उसे सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक चीज है उसे चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा? जब वह भोजन ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेगा? भोजन ग्रहण करेगा। तो किसी भी जीवों द्वारा भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है, अर्थात न्यूट्रिशन कहलाती है। कहने का अर्थ है पोषण का अर्थ क्या होगा? कोई सजीव जन्म लिया, अब जन्म लिया तो जितना छोटा जन्म लिया या जितना बड़ा जन्म लिया, हर वक्त तो उतने बड़ा या छोटा नहीं रहेगा। उसकी शरीर में वृद्धि होगी, उसके शरीर में विकास होगा, तब वह जाकर के आने वाले जो वातावरण होंगे, पर्यावरण होंगे, उसमें अपने आप को अनुकूलित कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के चलते उनके शरीर में वृद्धि और विकास जरूरी हो जाता है, और यह वृद्धि और विकास तब होगा जब उसे ऊर्जा प्राप्त होगा। अर्थात कह सकते हैं जितने भी सजीव हैं उन सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण कर उसमें मौजूद पोषक तत्वों को प्राप्त करना, या कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। अब भोजन ग्रहण करेगा कैसे? भोजन करने की उसी आवश्यकता ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भोजन जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसे ऊर्जा नहीं मिल सकता है, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसका शरीर विकसित नहीं हो सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि कोई भी शरीर, सजीव का शरीर वृद्धि और विकास करेगा
उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भोजन ग्रहण करना, और भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया ही कहलाती है पोषण। अब बात करें, हमें अभी तुरंत बताया कि पोषण की आवश्यकता ऊर्जा के लिए पड़ती है, ऊर्जा के लिए ही नहीं सिर्फ पड़ती है बल्कि शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि पोषण के द्वारा ही, अर्थात सजीवों के शरीर में होने वाली पोषण ही एक ऐसा क्रिया है जिसके द्वारा वह भोजन के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करके अपने शरीर को वृद्धि और विकसित कर सके। इसके साथ ही साथ शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अर्थात शरीर अगर टूट फूट जाता है, कोशिकाएं टूट जाती है, तो उनका मरम्मत करने के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ जब तक उसे पोषण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक विभिन्न प्रकार के रोगों से वो नहीं लड़ पाएगा। अर्थात रोगों से प्रतिरक्षा के लिए भी पोषण बहुत ही अति आवश्यक है। अब बात करें कि भोजन के रूप में जो पदार्थ ग्रहण किया जाता है सजीवों के द्वारा, उन पदार्थों में सजीव के लिए कौन से पोषक तत्व या घटक मौजूद रहते हैं। यदि उनकी बात की जाए तो उसमें जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। वो महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं? तो महत्वपूर्ण घटक होते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन को हम सब जानते हैं, इसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। यह शरीर के निर्माण में, या कह सकते हैं कि शरीर को एक तरह से वृद्धि और विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह शारीरिक ढांचा का निर्माण करता है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह वसा यानी कि फैट है। अगर शरीर को ऊर्जा चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए तो उसे फैट लेना अति आवश्यक है, और फैट तब उसे प्राप्त होगा जब वह भोजन ग्रहण करेगा। और जो तीसरी और अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का भी काम है ऊर्जा प्रदान करना, और रोगों से लड़ने में जो मदद करता है वह करता है खनिज लवण। अर्थात हमारे शरीर के अंदर ये सभी ऐसे पोषक तत्व, पोषक घटक हैं जो भोजन में मौजूद रहते हैं, वह हमारे शरीर को वृद्धि, विकास, निर्माण, इन सारे प्रक्रियाओं में मदद करता है। और अगला चीज है वो विटामिन है। विटामिन नहीं, इसके साथ साथ जल, इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण घटक है जो भोजन में मौजूद रहता है और शरीर के विभिन्न क्रियाओं में मदद करता है, वे सब कह सकते हैं कि और भी अन्य घटक होते हैं। अब यदि बात करें, पहली जो महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व है जो कि हमारे भोजन में मौजूद रहते हैं, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करेंगे तो वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनने वाली कार्बनिक यौगिक होती है। ये प्रोटीन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। इनका जो संक्षिप्त में अभी 10वां लेवल के लिए अगर बात करेंगे, इनका स्रोत, ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात भोजन के रूप में कौन कौन चीज़ को हम ग्रहण करेंगे तो हमें प्रोटीन जैसी पोषक तत्व मिलेगी। तो अगर हम मांस खाएं, मछली खाएं, दूध खाएं, अंडा लें, पनीर, दाल, गेहूँ, मूंगफली, बादाम, ये सब ऐसे भोजन अर्थात भोज्य पदार्थ है जिनसे हमें पोषक तत्वों के रूप में प्रोटीन मिल सकता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? अगर उपयोग की बात करेंगे तो यह हमारे कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होते हैं उसके निर्माण में सहायता करता है, एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है। यदि कहीं टूट फूट जाए कोशिकाएं या शरीर के कोई आंतरिक भागे तो उसको मरम्मत में यह मदद करता है, और यदि जरूरत पड़े तो यह ऊर्जा भी प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अगर हम प्रोटीन युक्त भोजन अर्थात भोज्य पदार्थों का ग्रहण नहीं करें
तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। उन रोगों में महत्वपूर्ण रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वाशियरकोर, दूसरा होता है मरासमस। अगर क्वाशियरकोर की बात करेंगे तो यह प्रोटीन की कमी से ही होती है, और यह खास करके बच्चों में देखने को मिलता है, और उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी उम्र 12 माह अर्थात 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच होता है। अब इन रोगों का लक्षण क्या है? तो इसका एक और मुख्य कारण होता है कि यदि उस बच्चे के मां के दूध की अनियमितता हो जाती है, अर्थात उसे सही समय पर जितनी दूध चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, तो उनमें ये क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाती है। क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है, अगर प्रोटीन मिलेगा ही नहीं तो उसे बीमारी होगी, और वो क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाती है। इससे होता क्या है, तो उनके जो बाजुएं होती है, उनकी जो टांगें होती है वो पतली हो जाती है, उनके पेट बाहर निकल आते हैं, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर पड़ जाती है, और मानसिक मंदता होती है, मतलब बच्चा हर वक्त सुस्त रहेगा, भूख कम लगेगा उनको, अतिसार जैसी भयानक कहीं न कहीं शारीरिक बीमारी हो जाती है, सूजन हो जाते हैं, और एकदम हमेशा उदास चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। बाल सूखे मुखे नजर आएंगे, त्वचा पीले हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, उनमें कोई उतनी चमक वाली चीज नजर नहीं आती है। अब बात करेंगे दूसरी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, तो है मरासमस। इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी प्रोटीन की कमी अर्थात ऊर्जा की कमी से होती है। इसमें बहुत कमजोरी आती है, वृद्धि और विकास रुक जाता है। यह 6 से यानी कि 12 माह से कम अर्थात 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को में देखने को मिलती है। कारण क्या है कि माँ का दूध न मिलना। इसमें भी वही होती है कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, भूख कम लगता है, डायरिया हो जाता है, मानसिक मंदता हो जाती है, नारी मंद पड़ जाते हैं, और सांस की गति तेज हो जाती है। अब अगली जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हम भोजनों से ग्रहण करते हैं वो है वसा, फैट। यह एक कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, कौन से भोजन हम ग्रहण करेंगे तो उनमें ये मौजूद रहेगा? तो जो तेल, घी, दूध, नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों ये सब होते हैं, मक्खन होते हैं, उनमें यह बहुत ही भरपूर मात्रा में रहती है। इसीलिए हम लोगों को यदि वसा जैसी पोषक तत्व चाहिए तो हमें इन सारी चीज़ों का सेवन करना जरूरी है। इनका उपयोग कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से ये ऊर्जा के स्रोत हैं। यह शरीर को ढांचा प्रदान करता है, आकृति देता है, यह ताप नियंत्रण में मदद करता है, और कोशिका सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये कोशिका कला का निर्माण करती है। और अगला जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो भोजन में मिलते हैं और भोजन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। यह भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट केवल जटिल नहीं होते बल्कि सरल भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो सरल होते हैं, और ये खास करके गन्ना, चुकंदर और खजूर से प्राप्त किए जाते हैं। और जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो मंड और स्टार्च होते हैं जो आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना इन चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं। अगर बात करें इनके उपयोग का, तो इसका उपयोग होता है ऊर्जा प्रदान करने में। ग्लूकोज कोशिका के ईंधन के रूप में काम करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में अकृत हो जाता है। अन्य जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो भोजनों से प्राप्त किया जाता है वो है खनिज लवण। खनिज लवण
किसके लिए आवश्यक है? तो उपापचयिक क्रिया के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। और हम सब जानते हैं अगर मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर नहीं होगा तो शरीर वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा। वृद्धि और विकास इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसी जो ऊर्जा चाहिए होता था वो मिलबे नहीं करेगा, और इससे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। और खनिज लवणों में तो महत्वपूर्ण कौन है? जैसे आयरन हो गया, यह हमारे हीमोग्लोबिन के लिए अति महत्वपूर्ण है। लोहे की कमी से हम सब जानते हैं कि बहुत प्रकार की बीमारियां होती है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। हमारे दांतों और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण जो खनिज है, तत्व है, वो कैल्शियम और फास्फोरस है। आयोडीन जो थायरोक्सिन के लिए उपयुक्त है, अगर आयोडीन नहीं होगा तो गाइटर नामक बीमारी हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण जो एक अन्य पोषक तत्व है वो है विटामिन। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कुल मिलाकर के कह दें मुख्य रूप से तो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के जो विटामिन होते हैं उनमें से कुछ जल में घुल जाते हैं तो कुछ वसा में घुल जाते हैं। तो जल में कौन घुलते हैं? तो BC घुल जाते हैं। और वसा में कौन घुलते हैं? AED एडेक। ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, एडेक। अब जानेंगे बी नामक जो विटामिन होते हैं यह भी बहुतों प्रकार के होते हैं। अगर विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन की खोज 1901 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इसके बारे में जानते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं और उनके स्रोत कौन है। अगर वो हम उनका सेवन नहीं करें तो कौन से रोग हमें हो सकता है। अगर बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए की खोज फंक ने ही किया था और इनका जो रासायनिक नाम है इसका नाम होता है रेटिनॉल। और यह स्रोत है, यह कौन कौन चीज़ें प्राप्त करते हैं? तो यह अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर, हरी सब्जियां। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां। अगर इस विटामिन के सेवन नहीं करते हैं तो हमें रतौंधी बीमारी हो जाएगी, हम देख नहीं सकते हैं इस बीमारी में, और जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाएगा। अर्थात हमें इन रोगों से बचना है तो इन विटामिनों अर्थात विटामिन जिनसे ये प्राप्त हो सकते हैं उनका सेवन करना जरूरी है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विटामिन है, हालांकि और भी विटामिन है जैसे विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। थायमीन। और इसके कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं। B1 होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, अनेकों प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन डी शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और यह विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, मक्खन और दूध, मांस, मछली का तेल और वृक्क जैसे चीज़ों में पाई जाती है। अगर हम विटामिन डी का सेवन नहीं करते हैं तो हमें सूखा रोग, रिकेटस हो जाता है और एस्टिमोलसिया रोग हो जाता है। अन्य विटामिन की बात करेंगे तो अन्य विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। याद रखने के लिए विटामिन ई को मत टोको। मत टोको, टोकने का अर्थ ये है कि उसका सेवन करते रहो। अगर नहीं सेवा करोगे तो तुमको टोक देगा। अर्थात यह कौन चीज़ प्राप्त किया जा सकता है? अंडा से, गेहूं से, हरी पत्तियों से। और यदि यह विटामिन नहीं हुआ, इस विटामिन की पूर्ति नहीं हुई तो हो गया, तुम एक है तो एक के रह जाओगे। एक से दो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जनन की क्षमता में कमी आ जाएगी, और जनन की क्षमता में जब कमी आएगी तुम एक से दो कैसे हो सकते हो। अगला जो विटामिन है वह विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। यह सोयाबीन, टमाटर, हरी पत्तियां, यकृत, अंडे में पाए जाते हैं। और इसके कमी से हीमोरेज बीमारी, जिसको हम कह सकते हैं रुधिर का स्राव, अर्थात यदि हम विटामिन के
युक्त भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, उनका सेवन नहीं करेंगे, तो अगर कहीं कट फट जाएगा शरीर का कोई अंग, अगर ब्लडिंग शुरू होगा, ब्लीडिंग, तो रुकने वाला नहीं है। अर्थात विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अन्य आगे विटामिन बी कम्प्लेक्स में जाएंगे तो B1, इसका रासायनिक पहले ही बता चुके हैं, थायमिन होता है, और विटामिन बी का खोज मैकुलन करता है। यह अनाज सब्जियों में मिलता है, छिलके में मिलता है, इष्ट मांस दूध यकृत में मिलता है, और इसकी कमी से बताए थे हम बेरी रोग हो जाता है। और अगला जो विटामिन है B2, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। यह भी हरी सब्जियों में, हरी पत्तियों में, पनीर में, गेहूं में मिलता है, और इससे होने वाली बीमारी किलोसिस होता है। किलोसिस में होंठ फट जाता है। ग्लोसाइटिस होता है, इसमें जीभ यानी कि जीभ फूल जाता है, सूजन हो जाता है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी, मतलब सबसे खतरनाक बीमारी कह सकते हैं, डर्मेटाइटिस। यह त्वचा रोग संबंधी बीमारी है, इसमें त्वचा फटने लगता है। और अगला जो विटामिन है विटामिन B3, इसका रासायनिक होता है पेंटोथेनिक एसिड। यह भी टमाटर, मूंगफली इष्ट में मिलता है, और इसकी कमी से भी डर्मेटाइटिस अर्थात त्वचा संबंधी रोग होता है। अन्य बीमारी, अन्य विटामिन जिसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं, विटामिन B5, जिसको निकोटिनिक एसिड कहते हैं, निकोटिन भी कह सकते हैं। यह इसका स्रोत है मांस, ईस्ट, अनाज, मछलियाँ, और इससे पेलग्रा नामक बीमारी होती है। पेलग्रा मतलब जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ जाता है, छाले पड़ जाते हैं, देखते होंगे, कहता है पपिया हो गया। तो पपिया होता है, क्यों होता है? तो बस वही विटामिन बी की कमी के कारण। और अगला जो विटामिन है विटामिन B6, इसका रासायनिक होता है पैराडॉक्सिन। याद रखने के लिए बहुत आसान है तरीका, पैराडॉक्सिन B6 में देखो, सिक्सिन मतलब पैराडॉक्सिन आ रहा है। और यह इसका ये जो है इसका स्रोत होता है शुष्क फल, दूध, सब्जियां। इससे होने वाली बीमारियां एनीमिया, त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस। वजन घट जाएगा, जब वजन ये घटेगा, वजन जब घटिए जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा शरीर में, तो कैसे होगा? हमारे शरीर में ताकत जो आनी चाहिए वजन की वजह से भी आता है, नहीं आ पाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण बीमारी है साइनोकोबालामिन, जिसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B12। यदि ये विटामिन नहीं मिला तो परनीसिस एनीमिया बीमारी हो जाएगी। और एक अन्य विटामिन है जिसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, इससे भी एनीमिया बीमारी हो जाता है। और महत्वपूर्ण विटामिन, दांतों की सुंदरता, विटामिन B6 अस्कॉर्बिक एसिड, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, इससे अस्कर्बी बीमारी हो जाती है। अस्कर्बी बीमारी कहने का अर्थ है मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे खून निकलने लगते हैं। अगर ये इनका सेवन हम नहीं करें तो हमें अस्कर्बी नामक बीमारी का सामना करना पड़ेगा।